हेलो बच्चों, फिर से एक बार आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो अधूरा भाग था दंडक वन में 10 वर्ष, वो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा करेंगे। जो पहला पार्ट हमने लिया है वो आज के इस वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। हमने देखा था पहले पार्ट में कि जब राम और लक्ष्मण एक जगह पर सुबह सुबह बैठे थे, तब वहीं पर आकर उस लंका के राजा जो रावण है, उनकी बहन शूर्पणखा वो आकर राम के पास कहती है कि आप मुझसे विवाह कीजिए, मेरी ये इच्छा है। तो यहाँ तक की कहानी हमने कल के वीडियो में देखी थी। आज वो कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप अपनी बुक खोल के बैठिए, जो आपकी बाल राम कथा बुक है वो बुक खोल के बैठिए, और इस वीडियो को देखते समय बुक आपके सामने खुली हुई चाहिए, और ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अंत तक जरूर देखने से आपको वीडियो किस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है, पार्ट कैसे आगे बढ़ रहा है, वो आपको समझ में आएगा। इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और बुक सामने खुली रखना है, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे। जो हमारा पार्ट है दंडक वन में 10 वर्ष, वो आज की वीडियो में देखते आगे किस तरह से पढ़ा है। हमने पेज नंबर 37 पर कहानी आई थी हमारी, 37 पेज नंबर पर देखिए, वहां तक हमने पढ़ा था। अंत में वो जो शूर्पणखा है वो आती है राम के पास और कहती है कि मेरी इच्छा है कि आप मुझसे विवाह करो, ये अपनी पत्नी स्वीकार करो। ऐसा जब वो शूर्पणखा का राम से कहती है तो राम उन्हें किस तरह से जवाब देते हैं, आइए हम देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो राम ने उस शूर्पणखा की बात सुनकर मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा तो शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूं, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। शूर्पणखा ने सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे। खर और दूषण शूर्पणखा के सौतेले भाई उसी वन में रहते थे। तो शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण को उसके क्रोध की सीमा न रही, क्योंकि लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट दिया था, इसलिए वो खून से लथपथ थी। ये जब उसके भाइयों ने देखा, खर और दूषण ने, तो बहुत गुस्से में आ गए, क्रोध की सीमा न रही उनकी। तो उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी। वह फुफकारती हुई खर दूषण के पास लौटी। इस बार खर दूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खर दूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ
पिछलग्गू राक्षस बचे जो अंत में थे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया, लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया जो हुआ। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। ऐसा उस अकंपन राक्षस ने जाकर किसे बताया? हाँ, रावण को बताया। तो उन्होंने कहा कि एक ही उसका उपाय है कि सीता का अपहरण किया जाए, इससे वो चुप बैठेंगे, इससे उसके प्राण स्वयं निकल जाएंगे राम के। ऐसा उस अकंपन ने जाकर रावण से कहा। तो रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला, रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। पता है मारीच कौन है आपको? इससे पहले हमने पढ़ा है। मारीच वह है जो ताड़का का पुत्र, जो दो भाई थे, सुबाहु और मारीच। सुबाहु को राम ने मारा था, मारीच बचकर भाग गया था जो ताड़का वन में थे। तो ताड़का का बेटा मारीच जो बहुत गुस्से में था पहले से, ताड़का के पुत्र से ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने राम को सीता हरण के लिए मना किया। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया। इसलिए मारीच ने रावण को कहा कि योद्धा है राम, आप सीता हरण मत कीजिए। समझाया भी, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी, क्योंकि रावण जाकर वापिस आए थे। उन्होंने युद्ध नहीं किया था राम के साथ, क्योंकि मारीच के बाद उन्होंने सुनी थी कि हम गलत कर रहे हैं, कि विनाश को हम आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा उस मारीच ने समझाया था। तो इस बात से उनकी जो बहन है रावण की, शूर्पणखा, वो रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी ये दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है? तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रह लगा है। ऐसा शूर्पणखा ने तीखे बातों से, तीखे शब्दों से अपने भाई रावण को धिक्कार किया, उसकी ओर फटकारा उसे। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदर बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूं। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वो मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाग गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा, मजबूर होना पड़ा मारीच को, क्योंकि रावण की जो बहन है शूर्पणखा ने तीखे शब्दों में उसका धिक्कार किया था। इसलिए रावण ने मारीच को कहा कि तुम वहां जाओगे तो राम से मरोगे, और यहाँ अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए मारीच को मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा और रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कूटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। देखिए किस तरह से अब ये दोनों रावण और मारीच दो राक्षस हैं, वो अब राम पर किस तरह से अटैक या किस तरह से हमला करना चाहते हैं। तो रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कूटी के निकट जहां पर्णकुटी बनाई हुई थी राम की, आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। कूटी के आसपास घूमने लगा जहां पर्णकुटी उन्होंने बनाई थी।
रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था, उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। देखिए दोनों भी भेष बदले हैं। रावण ने तपस्वी का भेष लिया है और मारीच ने सोने के हिरण का रूप लिया है। और दोनों अब पंचवटी के पास, जहाँ कर्णकुटी बनी थी, जहाँ राम रहने लगे थे, वो दोनों आसपास घूम रहे हैं भेष बदलकर, वेश बदलकर। तो उस समय फिर क्या हुआ, देखिए सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। जो हिरण मारीच भेष बदलकर सोने का हिरण बन गया था, सीता उसे देखकर मुग्ध हो गई, प्रसन्न हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण, लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे। उन्हें आशंका थी कि वन में कैसे सोने का हिरण आ सकता है, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी ये इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। अंत में सीता की उस आग्रह के कारण राम ने सोचा कि उस हिरण को मैं पकड़ के लाऊं, क्योंकि उनकी सीता की इच्छा थी वो अवश्य पूरी होनी चाहिए। तो कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा का आदेश दिया, कहा मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेले मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हुए। इस तरह की कहानी यहाँ तक दंडक वन में 10 वर्ष यहाँ तक है। आगे कहानी किस तरह से बढ़ती है, जो सोने का हिरण अगला पार्ट है, वो कहानी आगे किस तरह से बढ़ती है कि मारीच जो सोने के हिरण के रूप में धारण वेश किया था और जो रावण था वो अलग वेश में धारण था। तो फिर राम उन्हें किस तरह से पहचानते हैं, सीता के आग्रह के खातिर वो किस तरह से उस मारीच को सोने का हिरण समझ बैठी थी, उसे लाते हैं या उसको किस तरह से पहचानते हैं, वो अगले पार्ट में हम देखेंगे, जिसका नाम है सोने का हिरण। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इस पाठ के आधार पर जो भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे वर्कशीट के रूप में, उसे पूरे कर मेरे मेल आईडी पर समय रहते भेजना है। समझो आज आपको ये वीडियो मिलता है, वर्कशीट मिलती है, तो 2 दिन में वीडियो देखकर वर्कशीट पूरी करके 2 दिन में ही वो प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट के रूप में मुझे मेरे मेल आईडी पर भेजना है। ठीक है, तो इसी आशा से, इसी उम्मीद से आज हम यही रुकते हैं कि आप जल्द से जल्द वर्कशीट पूरी करके भेजेंगे। हम अगले वीडियो के माध्यम से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।